हाय फ्रेंड्स। आप सब ठीक होंगे। जैसा कि लॉकडाउन होने के पश्चात एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था और उस वीडियो में एज आई डिस्कस दैट फर्दर वीडियोज भी डाले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू ऑल कि जो वीडियो अब मैं बनाने वाला हूँ वो वीडियो जो होंगे वह द्विभाषी होंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हिंदी में भी इसे समझाऊँ और जहाँ पर आवश्यकता होगी आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द थिंग्स इन इंग्लिश। क्योंकि हिंदी में समझाना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट्स कि वीडियो जो है हिंदी में बने जिससे कि वे बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। और हमारा उद्देश्य समझाना है और इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आज हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। मैं बहुत ही बेसिक जो टिप्स है उनके साथ में आपको समझाते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। हम भाषा की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज। और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हर लैंग्वेज जो है उसका अपना एक पैटर्न है, उस पैटर्न के अनुसार चलती है और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं। आपको मैं समझा देता हूँ, हम हिंदी भाषी हैं और जब हम हिंदी बोलते हैं तो इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ कि जैसे एक हमारे पास में वाक्य है कि राम स्कूल जाता है। एक वाक्य हमारे पास में है जो एक बहुत ही साधारण सा वाक्य है। आप जब इस वाक्य को देखेंगे तो कुछ शब्द इस वाक्य में हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है। समझिए कि मूल रूप से यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। पहली चीज़ है राम। ये जो राम है ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है यानी इस वाक्य का कर्ता है। और जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। और जाना क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसका मतलब जाता है, ये यहाँ पर क्रिया के रूप में काम में आ रहा है। आप समझिए कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वो होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं या लिखते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी भाषा का जो स्ट्रक्चर है ये इससे बिल्कुल अलग होने वाला है। मैं इसी वाक्य का अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करूँ तो हम बोलेंगे कि राम गोज़ टू स्कूल। अब ये गोज़ क्यों आया, कैसे आया, इस पर अभी हमें विचार नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको स्पष्ट होती चली जाएगी। आपको करना केवल इतना सा है कि ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और जैसे जैसे जो वीडियो आता है उस वीडियो को आप बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंग्रेजी आपके लिए बड़ी आसान बन जाएगी। मैं आपसे बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि आप अगर इन वीडियोज को लगातार देखेंगे और इनके ऊपर एक कॉपी के अंदर नोट्स बनाते चले जाएंगे तो आप इन दिनों का सदुपयोग कर कर अंग्रेजी भाषा को अवश्य ही सीख जाएंगे। क्योंकि मैं जिस पैटर्न को फॉलो करने वाला हूँ वो पैटर्न है जो कि बड़ा आसान होगा। और मैं ये अपने दिमाग में लेकर चल रहा हूँ कि जिन लोगों को मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिनको मैं समझाने जा रहा हूँ, उनको वास्तव में अंग्रेजी की बहुत कम नॉलेज है। तो मैं मानते हुए चलूँगा कि आप बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड से चल रहे हैं और इसी स्टैंडर्ड से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि रोज़ाना आप इन वीडियोज़ में जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते चले जाएँ, उनका अभ्यास करते चले जाएँ। तो ये वाक्य जो ऊपर दिया हुआ था हिंदी में, अगर मैंने इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया तो मैंने इसका एक साधारण सा वाक्य बनाया। यहाँ पर भी वही तीन चीज़ें हैं। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो गोज यहाँ पर दिया हुआ है ये वर्ब है और जो स्कूल है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि अगर इसको मैं क्रम पूर्वक लिखूँ तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का प्रयोग हो रहा है और ऑब्जेक्ट उसके बाद में आ रहा है। हमने जब हिंदी स्ट्रक्चर की बात करी थी तो आपने देखा था कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो सब्जेक्ट था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अंग्रेजी की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट अंत में आता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हर परिस्थिति में एक ही होते हैं। कहने का मतलब किसी भी काल का, टेंस का, किसी भी परिस्थिति का इनके ऊपर कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम जिस चीज़ से यहाँ पर खेलने वाले हैं, कहने का मतलब जिस चीज़ को हम प्रयत्न के द्वारा सीखने वाले हैं कि किस तरह से काल का, समय का, परिस्थितियों का जो है प्रभाव पड़ता चला जाता है और हमारे वाक्य अलग अलग बनते चले जाते हैं। तो ये सारा काम जहाँ पर होता है वो होता है वर्ब के ऊपर, यानी क्रिया के ऊपर। इससे पहले कि हम क्रिया को समझें, यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो हम समझ लें, क्योंकि ये चीज़ समझने से पहले आगे बढ़ना मैं नहीं सोचता हूँ कि हमारे लिए उचित होगा। और वो चीज़ है कि आखिर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है क्या। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि अगर हम बात करें, मोटा मोटी अगर हम बात करें, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अधिकतर या अग्रिम सीमाओं तक अगर हम बात करें, तो सब्जेक्ट और जो ये ऑब्जेक्ट हैं, ये केवल दो ही चीज़ें ऐसी है जो हो सकती हैं, और वो कौन हो सकती है उनको भी समझना हमारे लिए अनिवार्य है। इसलिए मैं उनका भी वर्णन यहाँ पर पहले ही लेक्चर में करना चाहता हूँ। आप सबने नाउन का नाम सुना होगा। नाउन क्या होती है? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। आप सब पढ़ते चले आए हैं, छोटी क्लासों से इसे पढ़ाया जा रहा है, फिर भी मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो नाउन होता है या हमारी जो संज्ञा होती है, उससे हमारा तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हालांकि संज्ञा के जो भेद हैं वो बहुत ही आगे जाकर बहुत ही विस्तृत होते चले जाते हैं। उन सब चीज़ों की हम बाद में बात करेंगे जब हम पार्ट ऑफ द स्पीच को पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कल्पना को समझाने के लिए बताने वाला हूँ, इसलिए जितना हमें समझना है मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि संज्ञा से हमारा तात्पर्य है किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति, या किसी प्लेस यानी किसी स्थान, या किसी थिंग यानी किसी वस्तु के नाम को। किसी पर्सन, प्लेस या थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये बड़ा ही आसान है, हम दैनिक जीवन के अंदर इनका प्रयोग करते हैं। व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं राम, रमा, हरि, या और कोई नाम, चाहे वह स्त्रीलिंग हो चाहे वह पुल्लिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के नाम की चर्चा चल रही है तो हम उन्हें संज्ञा कहेंगे। हम वस्तु की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। जिस पेन से हम लिखते हैं वह फैन हमारा जो काम में आता है। चाहे हम टेबल की बात करें, चाहे हम चेयर की बात करें, या जो कुछ भी हमें वस्तु के रूप में दिखाई दे रहा है, हम उनकी बात करें, हम घर की बात करें, स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, ये सारी चीज़ें वस्तुएं हैं, स्थान हैं। अगर हम स्थान में चर्चाएं में चलें तो इनके भी नाम के आगे आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि हम हॉस्पिटल की बात करें, हम स्कूल की बात करें, तो ये सब स्थान के अंदर चली जाती है। और ये सारी चीज़ें भी जो है संज्ञा के रूप में, नाम के रूप में हमारे यहाँ पर काम आती हैं। हम बात करें, अगर हम किशनगढ़ बोलें तो भी हम समझ सकेंगे ये भी एक संज्ञा है। हम अगर ताजमहल की बात करें तो आप देखेंगे ये भी हमारे लिए एक संज्ञा है। अगर हम स्थान की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें तो भी संज्ञा है। हम रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तो कुल मिलाकर जिन जिन चीज़ों को नाम दिया गया है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, जिस जिस चीज़ को जो नाम दिया गया है, ऐसी सारी चीज़ों को हम संज्ञा बोलते हैं, उन्हें नाउन बोलते हैं। इन नाउन के कई प्रकार होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे, लेकिन प्रारंभिक रूप से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमारे लिए यही आवश्यक है कि हम समझ लें कि जिन जिन चीज़ों को नाम दिया गया है, चाहे वह जीवित है चाहे वह निर्जीव है, उन सब चीज़ों को हम संज्ञा के रूप में लेते हैं। तो ये सारी संज्ञाएं जो हैं, जिन जिन की चर्चाएं हमने यहाँ पर की है, ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम में ली जा सकती है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम में ली जा सकती है। और अब अगर हम इससे आगे बढ़ें और हम समझें कि इन संज्ञा के अलावा ऐसा क्या है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आ सकता है, तो आप समझिए कि वह ऐसी चीज़ है प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन को हम बोलते हैं सर्वनाम। आप सबने पहले भी इसका नाम सुना होगा। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम से हमारा सीधा सीधा तात्पर्य है कि वह शब्द, द वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन, कि ऐसे सारे शब्द जो कि हम हमारे द्वारा नाउन के स्थान पर प्रयोग में लिए जा रहे हैं, जिनको हम नाउन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले शब्द जो है हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। स्थान पर काम आने वाले शब्द।
इनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इनको भी हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि इन शब्दों को भी हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। तो समझने के लिए हम एक छोटी सी टेबल है, उसको अगर समझे तो हमारे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैं आपको एक प्रोनाउन के बारे में साधारण जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ, आगे इनकी विस्तृत रूप से चर्चा भी की जाएगी क्योंकि ये भी बड़े विस्तृत रूप से आगे चलते हैं। देखिए, प्रोनाउन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टेबल बताता हूँ। प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अभी वैचारिक रूप से समझने के लिए आप ये समझ लें कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है उसका सब्जेक्ट की जगह भी प्रयोग किया जा सकता है और उसका ऑब्जेक्ट की जगह भी प्रयोग किया जा सकता है। जब हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं तो आप समझें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी, आप इनको बहुत प्रारंभ से सुनते चले आ रहे होंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्ट की जगह हम बात करें तो आप यू को इंक्लूड कर सकते हैं। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह काम में आ सकते हैं उनको समझे तो ही, शी, इट और दे, इनको हम काम में लेते हैं। लेकिन हमने ये बात करी है सब्जेक्ट की, जहाँ पर कि आपने देखा कि हमने चर्चा करी थी कि अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हम अभी कह रहे हैं कि प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट की जगह कौन कौन से काम में आ सकते हैं। तो हमने कहा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो सकता है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो मी होता है। वी की जगह हम अस बोलते हैं। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, हमें हमेशा ध्यान रखना है। ही की जगह हम हिम का प्रयोग करते हैं। शी की जगह हिज, हर का प्रयोग किया जाता है। और इट की जगह इट ही काम में आता है। और दे की जगह हम देम का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जगह अगर प्रोनाउन का प्रयोग होना है तो भी वह निश्चित है, जैसा कि हमने देखा मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये है प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह काम में आने हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन के रूप में काम में नहीं आएगी। और इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या काम में आएगा, जिसका हमने अभी प्रयोग किया था, जिसको हमने नाउन कहा था। ये नाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह काम में आएंगे। और ये नाउन क्या होते हैं, नाउन होता है नेम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। तो हम आज की इस लेक्चर में हमारा यही उद्देश्य है कि हम ये समझ लें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या काम में आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हम किन चीज़ों को अंग्रेजी में काम में लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किस चीज़ का हमें प्रयोग करना है। और अगर हम एक बार ये समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो अब हमारे पास में समझने के लिए बचा है ये वर्ब। और अब हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे कि ये वर्ब किस तरह अलग अलग टेंस में बदलती चली जाती है और हम अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में किस तरह वाक्यों को रूपांतरित कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि किस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे हम नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो टेबल मैंने बनाई है, जो मैंने समझाया है, उसको आप बार बार देखें और समझें, ताकि आगे वाला जो लेक्चर होगा जिस पर हम बात करेंगे कि हम किस तरह वर्ब को बदलेंगे, किस तरह हम अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में और हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में रूपांतरित करेंगे, तो आप समझ सकेंगे। तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और इसी तरह के वीडियो लगातार जो है इस चैनल पर डाले जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और निश्चित रूप से अगर आप लगातार इसको फॉलो करेंगे और समझेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रारंभ से लेकर अंतिम तक अगर मेरे साथ चलेंगे तो ये अंग्रेजी आपके लिए बहुत ही सरल बन जाएगी। और एक दिन आप देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा पर आपकी पकड़ निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। तो इस वीडियो को आप देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो भी नए वीडियो आए वो आपके पास में पहुंच सकें। धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए डालूंगा और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।